नमस्कार बच्चों, चैप्टर बजटरी कंट्रोल और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की थ्योरी। और जो भी फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में काम में लिए हैं या फिर हमने फॉर्मेट बनाए, वो सारे फॉर्मेट को भी एक बार से फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरी पार्ट से। इस चैप्टर में थ्योरी के बहुत कम पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, और वो दे रखा है बजट। व्हाट इज़ बजट? वैसे तो हमने इस चैप्टर में खूब सारे बजट बनाए। बजट की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ बजट? इट इज़ ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। बजट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनता है, विच मे बी 1 ईयर, विच मे बी हाफ ईयर, मे बी ए क्वार्टर, मे बी ए मंथ, ए वीक। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम क्वांटिटी के टर्म्स में एस्टिमेट करते हैं या रुपीस के टर्म्स में एस्टिमेट करते हैं। दैट इज बजट, राइट। बजट के लिए कौन कौन से फैक्टर एसेंशियल है, मीन्स बजट के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है। फर्स्ट, क्लियर डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिससे कि हर लेवल की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकें। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजनेबल टारगेट। ऑब्जेक्टिव फिक्स होंगे पहले से, तभी हम उसके बेस पर बजट को बना सकेंगे। तो बजट के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, हमारे टारगेट क्लियर होने चाहिए और टारगेट रीजनेबल होने चाहिए, राइट। क्लियरली स्टेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। हर एग्जीक्यूटिव की, हर मैनेजर की, हर पर्सन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड। बजट का जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसके लिए बिजनेस में प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि हम जब चाहे बजट को रिवाइज कर सकें। कमिटमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टीम की तरह काम करें, जिससे कि हम बजट में जो भी वर्किंग को एस्टिमेट कर रहे हैं, हम उस पूरे टारगेट को, पूरे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। मॉनिटर्ड पीरियोडिकली, जिससे कि जब जरूरत पड़े हम बजट को रिवाइज कर सकें। परफॉर्मेंस लिंक्ड विथ प्रॉपर रिवॉर्ड, जिससे कि हर पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दे सके। कैरेक्टरिस्टिक्स, बजट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, इट इज कंसर्न फॉर फ्यूचर। दिखती बात है, हम बजट फ्यूचर के लिए बनाते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल प्लान होता है। मी नॉट एंड इटसेल्फ, बजट कोई एंड नहीं है, बजट के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली बजट का कंपेयर करते रहते हैं एक्चुअल से। एक्ट एज ए बिजनेस बैरोमीटर, जिसे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, जनरली हम बजट को पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर तैयार करते हैं। हम फ्यूचर के लिए जो भी एस्टिमेट करते हैं तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं। प्रिपरेशन प्रोसीजर, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए। लोकेशन ऑफ की फैक्टर, अगर हमारे बिजनेस में कुछ की फैक्टर है तो वो कौन कौन से की फैक्टर है उसको लोकेट करना, और वो की फैक्टर हमारे बिजनेस के डिसीजन को कहाँ कहाँ कितना लिमिट कर सकते हैं, उन सबको कंसिडर करना। अब दिमाग में बात ही आती है, व्हाट इज की फैक्टर? की फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमारे डिसीजन को लिमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बजट प्रिपेयर कर रहे हो और बजट में आपने प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर किया कि हम नेक्स्ट ईयर टोटल 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। फॉर 1 यूनिट वी रिक्वायर 5 kg raw material. It means for 10,000 units we require 50,000 kg raw material. But suppose in market raw material available is only 40,000 kg. अब जब मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल ही 40,000 kg है तो आप 50,000 kg का कंजम्पशन कैसे करोगे? और जब रॉ मटेरियल आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल मार्केट में नहीं है, तो इसका मतलब आप जो प्रोडक्शन का बजट बना रहे हो 10,000 यूनिट्स, क्या आप उसको पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब आपको
ये जो मटेरियल की शॉर्टेज है मार्केट में, इसको कंसीडर करना पड़ेगा बजट बनाते समय। यहाँ पर हमारी इस एग्जाम्पल में ये जो रॉ मटेरियल लिया हमने, इट इज़ ए की फैक्टर। तो कोई ऐसा फैक्टर जो आपके डिसीजन को लिमिट करता है, दैट इज़ कॉल्ड की फैक्टर। तो अगर कुछ की फैक्टर है तो वो कौन कौन से की फैक्टर है, वो कितना अवेलेबल है, इन सब के बारे में हमें पहले से पता करना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, जो पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करे। प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो बजट के बारे में। डिसाइड बजट पीरियड, कितने टाइम पीरियड का हम बजट बना रहे हैं। डिसाइड स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, कितनी एक्टिविटी का कितने आउटपुट का हम बजट तैयार कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट में सबसे पहला है कैपेसिटी वाइज। कैपेसिटी वाइज देयर आर टू टाइप ऑफ बजट, वन इज फिक्स्ड, वन इज फ्लेक्सिबल। वन इज फिक्स्ड एंड वन इज फ्लेक्सिबल। फिक्स बजट होता है जो एक फिक्स एक्टिविटी लेवल के लिए बनता है। अगर हमारी एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए तो उस बजट का कोई यूज़ नहीं होता, हमें पूरा बजट वापस से नया बनाना होता है। बट फ्लेक्सिबल बजट वो होता है, अगर हमारी एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए तो हम बजट को रिवाइज कर सकते हैं। हम फ्लेक्सिबल बजट में एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट करते हैं, जिससे कि अगर हमारी एक्टिविटी लेवल, हमारा आउटपुट लेवल चेंज हो जाए तो हम उसी बजट को रिवाइज करके नया बजट तैयार कर सकते हैं। बट फिक्स्ड बजट में आप एक एक्टिविटी लेवल पर बजट बनाते हो और अगर वो एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए तो उस बजट का कोई यूज़ नहीं, उस बजट का यूज़ नहीं, आपको पूरा बजट वापस से नया प्रिपेयर करना पड़ेगा। फंक्शन वाइज देयर आर मैनी बजट, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, ये सारे क्या है, फंक्शन वाइज बजट। मास्टर बजट, जिसमें आता है बजटेड P&L और बजटेड बैलेंस शीट, जो फाइनल है, जिसमें बहुत सारे फंक्शनल बजट इंक्लूडेड होते हैं, वो होते हैं मास्टर बजट। पीरियड वाइज लॉन्ग टर्म का बन सकता है, एक साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म का बन सकता है, एक साल या एक साल से कम, और करंट बजट बन सकता है जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड का हो सकता है, एक वीक का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, 15 डेज का हो सकता है, एक महीने का, राइट। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल एक सिस्टम है जिसमें हम सबसे पहले बजट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एक्चुअल एक्टिविटी को कंटिन्यूसली बजट से कंपेयर करते रहते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम बजट को रिवाइज भी करते हैं, और इन सब का पर्पज़ यह है कि हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको पूरा कर सकें। हर पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, और अगर डिफरेंस आता है बजट और एक्चुअल में तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है हमें उसका पता लग सके और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके। ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। Budgetary control, it is a system of management control and accounting in which all the operations are forecasted, means estimated and planned in advance to the extent possible, and the actual result compare with the estimated one. System क्या है? सबसे पहले हम बजट को प्रिपेयर करते हैं, continuous comparison with actual, revision of budget if required, placing the responsibilities for failure to achieve target. It is बजटरी कंट्रोल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम के? पोर्ट्रे ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट की क्या वर्किंग होगी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उन सबको बताना, ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, लेइंग डाउन रेस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच मैनेजमेंट लेवल। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पता रहता है कि उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या वर्किंग है। प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर कंपैरिजन। अगर आप बजट बनाओगे ही नहीं तो एक्चुअल का कंपैरिजन किसे करोगे? आपको कंपैरिजन करने के लिए बजट बनाना तो जरूरी है। इंश्योरिंग बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब हम बजट तैयार करते हैं तो हम हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं।
तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनका हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़, प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंपैरिजन। एडवांटेज, अब इसके क्या क्या बेनिफिट है? इंक्रीज एफिशिएंसी, कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, हम पहले से एस्टिमेट करते हैं, अगर डिफरेंस आता है तो हम उसके बारे में कहीं ना कहीं पर स्टेप लेते हैं कि आगे फ्यूचर में वो डिफरेंस नहीं आए, तो ये एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। फाइंड डेविएशन, डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लान कैन बी रिवाइज्ड, अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो हम वापस हमारे प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। इंक्रीज क्रेडिट रेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बजटरी कंट्रोल सिस्टम को यूज करते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होती है। इंक्रीज कॉस्ट कॉन्शियसनेस, पूरा ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कॉन्शियसनेस हो जाता है, जिससे कि हर एक एक्सपेंडिचर को हम पहले से एस्टिमेट करते हैं। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसके डिफरेंस को एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट पर पूरी तरीके से कंट्रोल रहे। लिमिटेशंस, बेस्ड ऑन एस्टिमेट, सबसे मेन लिमिटेशन ये है कि ये एस्टिमेट पर बेस्ड है और एस्टिमेट गलत हो सकते हैं। एक्सपेंसिव, कॉस्ट लगती है सिस्टम की। रिजिड डॉक्यूमेंट, मैनेजर का एक टारगेट जब सेट कर दिया जाता है तो वो उस टारगेट से ज़्यादा टारगेट पूरा करने की बात नहीं करता है। नॉन कॉपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अगर पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाना है तो सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोऑपरेशन नहीं है तो ये सिस्टम फेलियर हो जाएगा। नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि आपने बजटरी कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया अब आपको मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक टूल है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। टू मच टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कंज्यूमिंग है। आप बजट तैयार करोगे, इसके लिए अलग से टीम आपको रखनी पड़ेगी, वो बजट बनाने में बहुत सारा टाइम डिवोट करेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। कंपोनेंट, फिजिकल बजट बनता है जिसमें क्वांटिटी में, कॉस्ट के बजट बनते हैं, प्रॉफिट का बजट बनता है जैसे मास्टर बजट वगैरह, फाइनेंशियल बजट जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट या इस टाइप के जिसका फाइनेंस एसेट्स और लायबिलिटी से कहीं ना कहीं टर्म से लेना देना होता है। तो 4 तरह के कंपोनेंट है बजट में, फिजिकल, कॉस्ट, प्रॉफिट और फाइनेंशियल। जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं, जब हम बजट बनाते हैं तो हम पास्ट जो एक्टिविटी थी उसको बेस लेते हैं और उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं। जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी अभी तक, जो लास्ट ईयर तक जो एक्टिविटी थी, हम उसको बेस लेते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करते हैं। बट जीरो बेस्ड बजटिंग कहता है ऐसा नहीं करना है। विदाउट बेस आप बजट तैयार करो, आप ये भूल जाओ कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस था। हर एक एक्टिविटी का सेपरेट एनालिसिस करो, हर एक एक्सपेंडिचर का सेपरेट एनालिसिस करो। वो एक्टिविटी क्यों, उस एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट क्या, हर एक एक्टिविटी का बेनिफिट क्या। अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से तब उस एक्टिविटी को किया जाएगा, अदरवाइज उस एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। हर एक एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है और पास्ट एक्सपीरियंस को जीरो मान लिया जाता है कि हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। एकदम जीरो बेस से हमें बजट बनाना तैयार करना है। Zero based budgeting, in this system budget is prepared without considering any previous base. It is a system of budgeting in which each cost element, her expenditure is specifically justified in the point of view of cost benefit analysis. हर expenditure को justify करते हैं हम कि इस expenditure को इनकर करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है और इस एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है। अगर उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ज़्यादा है और उस एक्सपेंडिचर के अमाउंट से, तब तो उस एक्टिविटी को, उस एक्सपेंडिचर को हम इनकर करेंगे, अदरवाइज हम उस एक्सपेंडिचर को इनकर नहीं करेंगे। या इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? जो हम एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं इसके क्या और कोई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? उस ऑल्टरनेटिव को हम इवेल्युएट करते हैं और उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है, हम उस ऑल्टरनेटिव के हिसाब से एक्शन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेज होती है?
आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, सबसे पहले तो हम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ डिसीजन पैकेज, उसको इवेल्युएट करते हैं। रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेज, उसके बाद हम रैंक बनाते हैं कि हमारे पास इसके ये ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये, सेकंड नंबर ऑप्शन ये, थर्ड नंबर ऑप्शन ये, फोर्थ नंबर ऑप्शन ये। उसके बाद में हम फर्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। एडवांटेज क्या है सिस्टम के? सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ईच एक्टिविटी, हम हर एक एक्टिविटी को इवेल्युएट करते हैं जिससे कि कोई एक्टिविटी जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है हम उस एक्टिविटी को हटा सकें। एंश्योर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्टिविटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मैनेजमेंट टू एलोकेट रिसोर्सेज आफ्टर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हेल्प इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये सब इसके बेनिफिट है जीरो बेस बजटिंग के। लिमिटेशन, टीडीएस प्रोसेस, हर एक्टिविटी को इवेल्युएट करना तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। कंसिडरेशन स्कीम में नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, हर स्कीम को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सके। जरूरी नहीं कि हर एक्टिविटी का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पॉसिबल हो। परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग में मैनेजमेंट के हर लेवल के लिए हम बजट तैयार करते हैं और फिर एक्चुअल का उस बजट से कंपेयर करते हैं। हर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है कि उस मैनेजर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए हमने क्या एस्टिमेट किए थे और एक्चुअल रिजल्ट क्या हुए। डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है और स्टेप लिए जाते हैं कि फ्यूचर में इस तरह का डिफरेंस अराइज नहीं हो। ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें हर मैनेजर की परफॉर्मेंस को, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। इट इज बेस्ड ऑन ए क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल लेवल, इसके लिए हम मैनेजरियल लेवल को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग लेवल को हम पहले से क्लासीफाई करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए बजट फॉर ईच लेवल, द इंडिविजुअल इन चार्ज ऑफ दैट लेवल शुड बी मेड रेस्पॉन्सिबल and held accountable for its performance over a given period of time. The starting point of the performance budgeting system rests with the organization chart in which the sphere of jurisdiction have been determined. तो सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, उसके चार्ट को बनाना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि मैनेजर लेवल के अलग अलग पहले लेवल फिक्स किए जाए, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पहले से बना दिया जाए। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है। ऑथोरिटी लीड्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस विच आर फोरकास्ट ऑन प्रेजेंट इन द बजट विद द नॉलेज ऑफ द मैनेजर कंसर्न। फिर हर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी को, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले से फिक्स कर ली जाए। द कॉस्ट इन ईच इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट बजट शुड बी लिमिटेड टू द कॉस्ट कंट्रोलेबल बाय हिम। मैनेजर रेस्पॉन्सिबल हो सकता है उस एक्सपेंडिचर के लिए जो कॉस्ट उसके कंट्रोल में, अगर कोई एक्सपेंडिचर उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो हम हर मैनेजर के रिलेटेड जो कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर है और उसके एक्चुअल एक्सपेंडिचर जब होंगे तो उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमने कितना एस्टिमेट किया था और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से उसको फिक्स की जाएगी। The person concerned should have the authority to bear the responsibility. तो परफॉर्मेंस बजटिंग बेसिकली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके, और हर लेवल पर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो इसके लिए पहले मैनेजर लेवल फिक्स कर लिए जाते हैं, हर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से फिक्स कर लिया जाता है, फिर एक्चुअल का उसके साथ कंपेयर करके रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाता है। फिक्स बजट वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट एक फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनता है और अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाती है तो उस बजट का कोई यूज़ नहीं, हमें नया बजट बनाना पड़ता है। बट फ्लेक्सिबल बजट में हम एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करते हैं और अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाए तो हम बजट को रिवाइज कर सकते हैं। इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन वॉल्यूम, इट कैन बी चेंज विथ एनी चेंज इन वॉल्यूम। इट इज़ रिजिड मतलब फिक्स्ड है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। Operate on one level of activity and condition, operates on many budget on various activity level.
नो मीनिंगफुल कंपैरिजन इफ एक्टिविटी लेवल चेंज, अगर एक्टिविटी लेवल चेंज हो गई तो इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि इस बजट का कोई यूज ही नहीं रहता। मीनिंगफुल कंपैरिजन एट एनी एक्टिविटी लेवल, क्योंकि इसमें बजट को हम किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बजटिंग वर्सेस जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस को जीरो माना जाता है, बेस को जीरो, हर एक्टिविटी का सेपरेट इवेल्यूएशन होता है, पास्ट एक्सपीरियंस जीरो। मगर ट्रेडिशनल बजटिंग में पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही हम फ्यूचर के लिए बजट तैयार करते हैं। अकाउंटिंग ओरिएंटेड, क्योंकि पास्ट में जो अकाउंटिंग, पास्ट के जो ट्रांजैक्शन है उसी के बेस पर हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। डिसीजन ओरिएंटेड, हर एक्टिविटी के बारे में डिसीजन लिया जाता है, पास्ट को जीरो। फर्स्ट प्रायोरिटी टू पास्ट एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर रेंट सपोज 2 लाख रुपीज़ पर एनम था, तो नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर उसमें कितना चेंज और होना है, इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना चेंज होना है, उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए हम रेंट को डिसाइड कर लेते हैं, अमाउंट को एस्टिमेट कर लेते हैं। बट जीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं होता। हमने कौन सा प्रीमाइजेज रेंट पे ले रखा है, क्या और कोई अल्टरनेटिव है, क्या हम और कोई प्रीमाइजेज, दूसरा प्रीमाइजेज रेंट पे ले सकते हैं, या और कोई तरीका है इस एक्सपेंडिचर के लिए, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेशन किया जाता है और प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन डिसीजन पैकेज, ऑल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाता है। इट इज़ नॉट सो क्लियर अप्रोच, इट इज़ क्लियर अप्रोच। एक्सपेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सपेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजर ऑफ डिसीजन यूनिट, यहाँ पर हर डिसीजन यूनिट का जो मैनेजर है वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर केवल टॉप मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल मैनेजर जो उस डिपार्टमेंट का हेड है वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारे पॉइंट है थ्योरी के, इसमें हम थ्योरी के पॉइंट के बाद में इसमें जो जो हमने फार्मूलाज काम में लिए और जो जो फॉर्मेट हम थोड़े जो पढ़े थे इसके अंदर, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। हमने इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक पढ़े प्रैक्टिकल के। सबसे पहला हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट हम बनाते हैं जिसमें हम एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड में, वेरिएबल में, और अगर वो एक्सपेंडिचर सेमी वेरिएबल है तो हम उसको वापस फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट करते हैं, और उसके बाद हम किसी भी एक्टिविटी लेवल पे बजट बनाते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएबल कौन सा होता है? एक्सपेंसेस विच चेंज इन सेम प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट और एक्टिविटी लेवल but it remains same per unit at 2 different activity level, वो expenditure होता है variable. Fixed expenses which does not change when activity level change, it remain fixed at all activity level but per unit change हो जाता है अगर activity level change हो जाए तो। सेमी वेरिएबल जिसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है वेरिएबल पोर्शन, एक होता है फिक्स्ड पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। फिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसमें से वेरिएबल हटा दो। वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट। तो हम सारे एक्सपेंडिचर को सेग्रीगेट करते हैं वेरिएबल में और फिक्स में। वेरिएबल जो भी होंगे हम उसको पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड जो भी होंगे उसका टोटल अमाउंट पता करते हैं, और उसके बाद हमें जिस एक्टिविटी लेवल पर बजट तैयार करना होता है हम उस एक्टिविटी लेवल पर बजट को कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट तो सेम टू सेम लिख देते हैं, वेरिएबल को यूनिट के हिसाब से हम अमाउंट कैलकुलेट करके वेरिएबल का भी अमाउंट लिख लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। हमने जैसे सारी जो भी फिक्स कॉस्ट थी वो लिखी, सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखी, सेमी वेरिएबल को हमने वेरिएबल और फिक्स में अलग अलग कर दिया, तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर हो गए फिक्स्ड और वेरिएबल, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, पहले आप वेरिएबल लिख सकते हो, बाद में फिक्स हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि फिक्स कॉस्ट को ही सबसे पहले लिखा जाएगा और बाद में वेरिएबल। पहले वेरिएबल लिखा जा सकता है, बाद में फिक्स लिखा जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था और वो था फ्लेक्सिबल बजट। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा कैश बजट। अब कैश बजट में कुछ फॉर्मूला वगैरह तो नहीं था। कैश बजट होता है जो जनरली हम मंथ वाइज बनाते हैं और हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर में हमें क्या क्या रिसिप्ट होगी और क्या क्या हमें पेमेंट करना है।
रिसिप्ट और पेमेंट को एस्टिमेट करते हैं मंथ वाइज, और हर महीने का जो बैलेंस होगा उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हो सकती है, बस उसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें जिस महीने का कैश बजट बनाना है, उस महीने की इनकम क्या है, उस महीने के एक्सपेंडिचर क्या है, उससे हमें मतलब नहीं। उस महीने में हमें क्या रिसिप्ट होगी, उस महीने में हमें क्या पेमेंट करने होंगे, हमें वो कैश बजट के उस मंथ में लिखना होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हम रिसिप्ट लिख देते हैं, जहाँ जहाँ से भी रिसिप्ट आएगी, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, पैसे कहाँ से भी आ रहे हो हमें यहाँ पर लिखने। रेवेन्यू और कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। सेम इसी तरह से पेमेंट कैसे भी करना हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, पेमेंट जो होगा और जिस महीने में होगा उस मंथ के पेमेंट में हमें उसको लिखना होता है। फिर टोटल ए में से टोटल बी माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन कहता है कि कैश बैलेंस आपको इतना मेंटेन करना है, अगर उससे कम हो जाए तो आपको लोन लेना है, तो यहाँ पर लोन लेने का एडजस्टमेंट करना है, और अगर जब वापस सरप्लस होगा तो हम लोन का रीपेमेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि अगर कैश बैलेंस ज़्यादा हो जाए तो इतने से ज़्यादा जितना भी बैलेंस होगा, एक्सेस बैलेंस, हमें उसको इन्वेस्ट करना है, तो हमें इन्वेस्ट करना है, और जैसे ही हमें वापस कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा वापस रिकवर कर लेंगे। मगर ये एडजस्टमेंट तभी करने होते हैं जब क्वेश्चन में दे रखा हो। अगर ये एडजस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, तो भले ही कैश बैलेंस नेगेटिव आए, कैश बैलेंस नेगेटिव का मतलब है ओवरड्राफ्ट होगा, तो हमें ओवरड्राफ्ट को ही आगे लेके जाना है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करने के बारे में दे रखा हो तो नहीं करना है। आप अपने मन से ऐसा नहीं कि लोन ले लो, कि कैश बैलेंस नेगेटिव आ रहा है लोन ले लेते हैं, नहीं। क्वेश्चन ने कहा है तो ही करना है, अदरवाइज माइनस बैलेंस ही आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट, राइट। तो कैश बजट कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके बेस पर हमें रिसिप्ट और पेमेंट को मंथ वाइज कैलकुलेट करना होता है, राइट। फिर हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा फंक्शनल बजट, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेन जो जो बजट बनते हैं, एक होता है सेल्स का बजट, प्रोडक्शन का बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर आर्ट्स बजट, लेबर कॉस्ट बजट। ये कुछ बजट होते हैं जो हम बनाते हैं, इसके अलावा और भी बजट बन सकते हैं, बट मेन ये बजट बनते हैं। सेल्स बजट के लिए जो सेल्स की यूनिट्स होगी, सेलिंग प्राइस होगी, ये डिटेल क्वेश्चन में दे रखी होती है। हमें प्रोडक्शन बजट कैसे बनाना है, प्रोडक्शन की यूनिट को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सेल्स यूनिट में ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, द रिजल्ट इज प्रोडक्शन यूनिट। हमें मटेरियल कंजम्पशन की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो जितना हमें प्रोडक्शन करना है मल्टीप्लाई करना है मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, द रिजल्ट इज मटेरियल कंजम्पशन क्वांटिटी। मटेरियल परचेज की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमें कंजम्पशन करना है उसमें हमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, द रिजल्ट इज मटेरियल परचेज क्वांटिटी। लेबर आर्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमें प्रोडक्शन करना है उसको मल्टीप्लाई करना है लेबर आर्ट्स पर यूनिट, रिजल्ट इज लेबर आर्ट्स। लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर आर्ट्स मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर आवर, रिजल्ट इज लेबर कॉस्ट। तो कुछ यहाँ पर दे रखा है, प्रोडक्शन की यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल परचेज की क्वांटिटी, और लेबर आर्ट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था बजटेड रेशियो, जिसमें मैंने आपको 6 रेशियोज बताए थे। एफिशिएंसी रेशियो, सबसे पहले फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज एफिशिएंसी रेशियो। जितना आउटपुट आपने बनाया, वर्कर ने बनाया, उसमें वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए था, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। मतलब वर्कर ने जो वर्क कंप्लीट किया है, जो आउटपुट उन्होंने बनाया है, उसको बनाने में उनको कितना टाइम लगना चाहिए था,
डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, इट इज़ एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, हमने कितने घंटे काम करने का सोचा था और हमने जो काम किया उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, हम कितनी एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, हमने कितनी एक्टिविटी यूज़ की, हमने कितनी कैपेसिटी जो बजटेड में सोचा था हमने उसके हिसाब से कितनी कैपेसिटी को यूज़ किया, दैट इज़ एक्टिविटी रेशियो। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कैसे निकालते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट, इट इज़ बजटेड आवर्स। कैपेसिटी रेशियो, हमने कितनी कैपेसिटी यूज़ की, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई 100, हमने कितने घंटे काम करने का सोचा था और हमने कितने घंटे काम किया। हमने 1000 घंटे काम करने का सोचा था, हमने 800 आवर्स काम किया, मतलब हमने 80% कैपेसिटी यूज़ की। एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई 100, इट इज़ कैपेसिटी रेशियो। कैलेंडर रेशियो, हमने कितने दिन काम करने का सोचा था और हमने कितने दिन काम किया। एक्चुअल वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज मल्टीप्लाई 100, इट इज़ कैलेंडर रेशियो। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने घंटे काम करने की है और हमने कितने घंटे काम किया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। फॉर्मूला इज एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाई 100। एक होता है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो इक्वल्स टू budgeted hours divided by maximum possible hours multiply by 100। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो में एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो में बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स मल्टीप्लाई 100। ये कुछ रेशियो है, हाँ एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था बजटरी कंट्रोल, जिसमें हमने आज क्लास में कुछ थ्योरी के टॉपिक जो थे वो पढ़े और जो फॉर्मूले हमने काम में लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय या जो फॉर्मेट हमने काम में लिए उसको हमने एक बार थोड़ा डिस्कस किया। चैप्टर ख़त्म होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।